हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने आपको क्लास 11 की अकाउंटेंसी में 2 वीडियोस शेयर किए हैं, जिसमें आपको अकाउंटिंग टर्म क्या है और उसके फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है। ये वीडियो मेरा उन अकाउंटिंग के उन टर्म्स से रिलेटेड है जो कि बार बार यूज़ होते हैं, और अगर इनकी आपको पूरी तरह से समझ नहीं है, अगर इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये क्या होते हैं, तो आप कभी भी अकाउंट्स नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में उन सारे टर्म्स के बारे में डिटेल में समझाऊंगी जो आपके पूरे अकाउंट्स में यूज़ होता है। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। In accounting, many technical words are commonly used. Therefore, it is essential to know their meaning, without which knowledge of accounting subject will be incomplete. अकाउंटिंग में ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो बार बार यूज़ होते हैं, तो इसलिए उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो क्या है, उनका मीनिंग क्या है, क्योंकि अगर उनके बारे में हम पूरी नॉलेज नहीं रखते हैं तो हम कभी भी अकाउंट समझ नहीं पाएंगे। तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर रही हूँ। First one is business. Any legal action or activities that is done in order to earn profit or income is called business. It includes production of goods and services, purchase and sale of goods and services, banking, insurance, transportation, etc. ऐसा कोई भी एक्टिविटीज, लीगल एक्टिविटी, लॉफुल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो किया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, उसे हम बिजनेस कहते हैं। इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है वो भी एक बिजनेस है। कोई भी ट्रेडिंग कंपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज और सेल का काम करती है वो भी एक बिजनेस है। बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बिजनेस में होते हैं। सेकेंड इज ट्रेड। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड ट्रेड। गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना और उसको सेल करना प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से, ये एक ट्रेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से प्रोड्यूस करता है और देन उसको रिटेलर को सोल्ड करता है, और रिटेलर कंज्यूमर को सोल्ड करता है। ये एक चेन है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन चेन कहते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चेन, जिसमें जो भी मीडिएटर होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है और फाइनली गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, और इसको ट्रेड कहा जाता है, और इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। थर्ड इज प्रोफेशन। एनी वर्क डन इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट रिक्वायर्स ए स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल इज नोन एज प्रोफेशन। कोई भी काम जो प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाए और जिसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो और स्किल होना ज़रूरी है, वो प्रोफेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स, एक्सेट्रा। फोर्थ इज प्रोप्राइटर। द पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल इन बिजनेस and entitled to have all profit and losses of the business is called proprietor. प्रोप्राइटर वो व्यक्ति होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करने में अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता है और जिसको बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसका पूरा अधिकार है उसको लेने का। इन्हें हम ओनर भी कहते हैं। फिफ्थ इज कैपिटल। द अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स which initially invested by the owner while commencing the business is called capital. जो भी आपने इनिशियली एज अ ओनर कैश या स्टॉक या कोई भी एसेट्स आपने इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस को स्टार्ट करने में, उसे कैपिटल कहा जाता है। इन अकाउंटिंग इक्वेशन टर्म कैपिटल को फाइंड आउट करने का तरीका है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। Sixth is assets. All the resources of business having economic value are called assets. जो भी resources आप business में लगा रहे हो, जो भी resources से आपने अपना business start किया है, उसकी एक economic value होती है, एक monetary value होती है, और उसे हम assets कहते हैं। These resources helps the business to earn profit and they are important for running a business. ये रिसोर्सेज जो हैं वो
बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और बिजनेस को चलाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Types of assets. There are two types of assets, fixed assets, current assets. दो तरह के assets होते हैं, एक होता है fixed assets, दूसरा होता है current assets. अब fixed assets क्या है और current assets क्या है वो मैं आपको explain कर रही हूँ. Fixed assets. The assets which are used by business for long time are called fixed assets or non-current assets. These are used by the business for a period of more than 1 year. जो एसेट्स लॉन्गर टाइम के लिए यूज होता है, लंबे समय के लिए बिजनेस में यूज किया जाता है, उन्हें हम फिक्स एसेट्स कहते हैं या फिर नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टाइम का मतलब है पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा, बियॉन्ड द 1 ईयर अगर कोई भी एसेट यूज होता है तो वो फिक्स एसेट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, मोटर व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट्स, इक्विपमेंट्स, प्रेमिसेस, टाइपराइटर, कंप्यूटर एक्सेट्रा। ये ऐसे एसेट्स हैं जो हमें दिखते हैं, हम उन्हें टच कर सकते हैं, जिनका हम यूज साल भर से ज्यादा करते हैं। Next fixed asset is intangible assets. Goodwill, patents, trademark. Goodwill means reputation of any company. First of all, intangible का मतलब होता है कि जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल उन्हें हम फील कर सकते हैं, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन, गुडविल, या कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ब्रांडिंग, ये सब इंटेंजिबल है। Next is current assets. The assets which are used up to 1 year or easily converted into cash in a year are called current assets or short-term assets. जो assets 1 साल में यूज हो जाते हैं और या फिर वो easily कैश में within an year कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें हम current assets कहते हैं। For example, cash in hand, cash at bank, stock, that is inventory, debtors, bill receivables, prepaid expenses. Prepaid means any expense which has been paid in advance. And accrued income. Accrued income means income due but not received. कोई income है जो due हो चुकी है ऑर्गेनाइजेशन में पर अभी तक ऑर्गेनाइजेशन को मिली नहीं है। तो these are the current assets और ये जो current assets हैं साल भर के अंदर विद इन एन ईयर कन्वर्ट हो जाते हैं वो कैश में, इसलिए इनको करंट एसेट्स कहा गया है। Now the next term is liabilities. The amount which business owes to other is called liabilities. There is a certain amount which business is under obligation to pay. जब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किसी बाहर के ऑर्गेनाइजेशन का या अदर पार्टीज का पैसा उधार होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटीज होती है। मतलब जब किसी भी कंपनी ने आउटसाइडर्स से या बैंक से कोई डेब्ट या लोन ले रखा होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लायबिलिटीज होती है। देयर इज सर्टेन अमाउंट विच बिजनेस इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे। एक सर्टेन अमाउंट होता है, पहले से हमें पता होता है, फिक्स्ड अमाउंट होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन को इन फ्यूचर पे करना ही पड़ता है और इसे हम लायबिलिटीज कहते हैं। टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज which are usually payable after period of 1 year are called long term liabilities। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जो लायबिलिटीज जिनको हमें वापस करने में या रीपे करने में साल भर से ज़्यादा का टाइम लगता है उन्हें हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे कि बैंक लोन, डिबेंचर्स। बैंक लोन जब आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है
और आपको कहीं से भी नहीं अरेंज हो पाता तो आप बैंक से लोन लेते हो और बैंक का लोन रीपेड करने में आपको साल भर से ज़्यादा टाइम लग जाता है। सिमिलरली डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर्स कंपनी के लिए ऋण पत्र होते हैं। वो भी जब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करना होता है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जनरल पब्लिक को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो भी आपकी कंपनीज की सिक्योरिटीज को परचेज करना चाहते हैं उनको ये डिबेंचर्स इशू किया जाता है फॉर अ सर्टेन फिक्स पीरियड के लिए और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड डिबेंचर्स का पैसा भी वापस कर दिया जाता है। तो इसलिए बैंक लोन और डिबेंचर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होते हैं क्योंकि इनका रीपेमेंट करने में 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगता है। Second is current liabilities. Those liabilities which are payable within a year is called current liabilities और short term liabilities. जिन liabilities को वापस करने में या जिनका पैसा वापस करने में आपको साल भर के अंदर आप वापस कर देते हो उन्हें हम current liabilities कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जब आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है और आपको मतलब आपके अकाउंट में पैसे कम है और आपको विड्रॉ ज़्यादा करना है तो ये एक बैंक आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जो भी ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स होते हैं उनके लिए होता है कि बैंक ओडी का फॉर्म होता है वो फिल करके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड इज क्रेडिटर्स जिनसे हम उधार में लेते हैं जो हमें क्रेडिट में प्रोवाइड करते हैं चाहे वो गुड्स हो या फिर कैश हो जैसे कि सप्लायर्स हो गए तो वो हमारे क्रेडिटर्स हैं। बिल्स पेबल जिस भी बिल का पेमेंट पेबल मीन्स पे करना है आगे जाकर के पे करना है आफ्टर 3 मंथ्स या 4 मंथ्स जिस भी बिल का पेमेंट हमें इन फ्यूचर करना है उसे हम बिल्स पेबल कहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इट मीन्स एनी एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड कोई एक्सपेंस ड्यू हो चुका है बट स्टिल अभी तक आपने उसे पे नहीं किया है मतलब वो आपके करंट ईयर का एक्सपेंस है जो कि ऑलरेडी ड्यू हो चुका है बट आपने अभी तक उसे पे नहीं किया तो दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अनअर्न्ड इनकम एनी इनकम विच हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब आपके फ्यूचर ईयर की इनकम है आगे आने वाले ईयर की इनकम है जो कि आपको करेंटली रिसीव्ड हो चुकी है इसे हम अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। तो दीज आर द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज। अब नेक्स्ट टर्म है ड्रॉइंग्स। The amount of cash or goods which is withdrawn by proprietor from business for its private use is called drawings. जब कभी भी ओनर अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से अपने ऑर्गेनाइजेशन का कैश या स्टॉक विड्रॉ करके अपने पर्सनल यूज में लाता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं। इट रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस ये बिजनेस की कैपिटल को रिड्यूस करता है। जब भी कभी एज एन ओनर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से कैश या स्टॉक विड्रॉ करते हो और अपने पर्सनल यूज के लिए आप उसे इस्तेमाल करते हो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा मैंने कुछ टर्म्स में स्टार मेंशन किया है तो जिस पर भी जिन टर्म्स पे भी स्टार मेंशन है वो सारे आइटम्स बैलेंस शीट से रिलेटेड है। इनका जो भी ट्रीटमेंट होता है वो हम बैलेंस शीट में करते हैं। बैलेंस शीट क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। नाउ द नेक्स्ट इज गुड्स स्टॉक। द थिंग्स विच आर बॉट एंड सोल्ड बाय बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स। जो भी चीजें आप खरीदते और बेचते हो इट मीन्स जिन प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टॉक है। गुड्स मे बी ऑफ रॉ मटेरियल और एनी फिनिश्ड प्रोडक्ट। आप स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है आपका या किसी भी फिनिश प्रोडक्ट का हो सकता है जिस भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो जिस चीज का आपका बिजनेस है जिस चीज पे आप ट्रेड कर रहे हो वो आपका स्टॉक होता है। स्टॉक में भी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होता है और क्लोजिंग स्टॉक होता है। मंथ एंड में या ईयर एंड में जो स्टॉक यूज नहीं होता वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है उस साल का और नेक्स्ट ईयर में जब भी आपका स्टार्ट होता है ईयर आपका फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है तो वही क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। नेक्स्ट टर्म इज परचेजेस। गुड्स बॉट फॉर रीसेल आर कॉल्ड परचेजेस। जो भी
प्रोडक्ट आपने खरीदा है या जो भी स्टॉक आपने होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से खरीदा है फॉर रीसेल पर्पस के लिए, उसे हम परचेजेस कहते हैं। परचेजेस में भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। आप कैश में भी परचेज करते हो, अगर आप इमीडिएटली तुरंत पेमेंट कर देते हो तो दैट इज योर कैश परचेज, और अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, बाद में करने का आप कुछ ऑब्लिगेशन कर देते हो कि हम बाद में इसको पे करेंगे, तो दैट इज योर क्रेडिट परचेज। Purchase of any fixed asset is not considered as purchases. जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो जब भी आप फिक्स एसेट्स परचेज करते हो उसको हम स्टॉक कंसीडर नहीं करते, मतलब उसे हम नॉर्मल परचेज कंसीडर नहीं करते हैं। जब भी आप फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं उसकी आपको उस पर्टिकुलर एसेट्स के नाम से एंट्री करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टर्म इज सेल्स। व्हेन purchased goods are sold in order to earn a profit are called sales. जो भी आपने परचेज किया स्टॉक या जो भी गुड्स आपने परचेज किया है उसको सेल करने के पर्पज से, या जब आप उसको सेल कर रहे हो, कस्टमर को बेच रहे हो या होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उसे हम सेल्स कहते हैं। सेल्स में भी कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल या क्रेडिट सेल होता है अगर आपने प्रोडक्ट को बेचा और आपको इमीडिएटली कैश रिसीव हो गया तो दैट इज योर कैश सेल। और अगर आपको नहीं मिला पैसा या जो भी आपके कस्टमर है उन्होंने कह दिया कि हम बाद में पे करेंगे, तो इट मीन्स दैट इज क्रेडिट सेल। सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट इज नॉट कंसिडर्ड एज सेल। जैसे परचेज ऑफ एनी फिक्स एसेट्स को परचेज कंसिडर नहीं किया जाता, सिमिलरली किसी भी फिक्स एसेट्स को हम अगर बेचते हैं तो उसको सेल की कैटेगरी में कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब उसको स्टॉक सोल्ड नहीं माना जाएगा, उसका इंडिविजुअल उस नाम से पोस्टिंग होगा। नेक्स्ट टर्म इज परचेज रिटर्न। गुड्स रिटर्न बैक टू द सेलर ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड परचेज रिटर्न, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड्स। किसी रीजन की वजह से या किसी कारण की वजह से, जैसे कि कोई डैमेज हो गया या प्रोडक्ट खराब है या बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, अगर आपने प्रोडक्ट को जो भी आपका सेलर था या जो भी सप्लायर था उसको वापस कर दिया तो उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। सेल्स रिटर्न। Goods returned by the customer or consumer due to any reason is called sales return, that is return inwards. अब आपने जो प्रोडक्ट्स बेचा था अपने कस्टमर को, अगर उसमें से किसी कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को वापस कर दिया या स्टॉक आपका वापस आ गया ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डेबिट एंड क्रेडिट। एवरी अकाउंट हैज टू साइड्स। अभी आप डबल एंट्री सिस्टम आगे जानोगे और उसमें हमें ये पता चलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शंस को जो हम रिकॉर्ड करते हैं उनको टू एस्पेक्ट्स को डबल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। उनके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो जब हम अकाउंट में इनकी पोस्टिंग करते हैं, लेडजर पोस्टिंग करते हैं, तो हर एक अकाउंट के दो साइड होते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम डेबिट साइड कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DR करके डिनोट करते हैं, और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं, जो कि CR से डिनोट किया जाता है। एंड द लास्ट टर्म इज एंट्री। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्रीज। मैंने बार बार अपने उसमें वीडियोस में आपको बोला है रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्ड करना मतलब जो भी हम ट्रांजैक्शन से उनकी कहीं ना कहीं एंट्री की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, और उन्हें हम एंट्रीज कहते हैं, जो कि अभी आके आपको मैं जर्नल एंट्रीज क्या होता है उसमें बताऊंगी। अब आगे के वीडियोस में मैं आपको अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, ये सारी वीडियोस में आपको दूंगी, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे वन बाय वन। ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू।